पिछले क्लास हम लोग देखो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दो चीज। तो किसी सिस्टम के लीनियर मोमेंटम से पहले हम लोग एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम की बात किया जो m इंटू भी, तब फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम की बात किए जब एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो। एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो तो उस समय सिस्टम, होल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वो सभी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के सम के बराबर, वेक्टर सम के बराबर, जो m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। फिर एक कंसेप्ट क्या देखा, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम के बराबर आता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज mvcm। और इसका यूजफुलनेस भी बोला था। मान लो दो चार गो पार्टिकल है आपके सिस्टम में, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालना होगा तो चारों पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम को ऐड कर लोगे। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सिस्टम में तो सभी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ऐड करना इम्पॉसिबल। तो उस केस में क्या करना, उस केस में डायरेक्ट आप उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम पता कर लेना, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता करना, मास से मल्टीप्लाई कर देना। तो वो तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम हुआ, लेकिन उसी को सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। अब गैसियस सिस्टम है, उसका लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। इतना ना मोलेक्यूल्स होता है कि आप सबका मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकते हो। उस मजबूरी में आप उस तरह का जब सिस्टम हो, जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम हो, तो सिस्टम का मोमेंटम फाइंड करने में डायरेक्ट आप उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करोगे। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा तो पूरे सिस्टम के मास से उसको मल्टीप्लाई कर देना, वो भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। और दो चार पांच गो पार्टिकल होगा तो फिर सब पार्टिकल का ही निकाल के लीनियर मोमेंटम और ऐड कर दीजिए। तो ये एक मिनट रुको। हेलो, हाँ बोलो। किस सेमेस्टर के लिए? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर तो अब सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा तो उसका ऑनलाइन चल रहा है क्लास। वही फीस है। हाँ, 5 सिलेबस वही है, टोटल 5000 है सेमेस्टर 1 में। इस बार 12th लिख रही है, वो 12th कर ली है। तो उसको ज्वाइन करवा दो, बोल देना हमको, मेरा नंबर दे देना ना उसको। हाँ हाँ। अब तुम्हारा पार्ट थर्ड वाला फिर खबर नहीं की तुम, कुछ हो गया ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनको दे देना नंबर मेरा, करना बात कर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये सब बात डिस्कस किए पिछले क्लास में, और करना था हम लोग को डायनामिक्स। शायद कर दिए क्या? नहीं ना, करना ही था, करना था ना, डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास या डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल
डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो, आप लीनियर मोमेंटम निकाला तो वो काइनेमेटिक्स फाइंड किया। कोई भी मोशन का दो पार्ट होता है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, उस सिस्टम का या बॉडी का पोजीशन पता करो, वेलोसिटी फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, मोमेंटम फाइंड करो, ये सब क्वांटिटी आ जाता है काइनेमेटिक्स के अंदर। और डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब काउज ऑफ मोशन। तो आज से पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता किया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, दैट इज आप सेंटर ऑफ मास का काइनेमेटिक्स को देख रहे थे। सेंटर ऑफ मास का काइनेमेटिक्स, या बोलो सिंपली कि पूरे सिस्टम का काइनेमेटिक्स। जब एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम हो तो फोकस करना उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को, उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन को ही सिस्टम का मोशन बोलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम लोग, डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये सब काम कर चुके हो, ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में कर लिए हैं। रुक जाओ, डायनामिक्स का पहले, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का डायनामिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले एक पार्टिकल का डायनामिक्स को याद करो आप। डायनामिक्स का मतलब होता है, डायनामिक्स में भी दो डायनामिक्स होता है, एक ट्रांसलेशनल डायनामिक्स, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स, और एक रोटेशनल डायनामिक्स। तो अभी हम लोग ट्रांसलेशनल डायनामिक्स की बात करेंगे। रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल चैप्टर जस्ट इसका अगला चैप्टर में देखना है। ट्रांसलेशनल डायनामिक्स का मतलब अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना। अब ये काम यदि एक पार्टिकल के लिए बात करें, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, तो क्या करना ना, उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर उस पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स। इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ना। न्यूटन सेकेंड लॉ मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर रिजल्टेंट फोर्स। अब किसी पार्टिकल पर न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर उस पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स। जब कभी भी बोले, ये सब लैंग्वेज है फिजिक्स का, कि इस पार्टिकल का ट्रांसलेशनल डायनामिक्स लिखो, तो आपको तुरंत यही समझ लेना, ये इक्वेशन को समझ लेना, उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर उस पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स। डायनामिक्स अप्लाई करना, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स अप्लाई करना, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करना। देखो, दो तरह से बात होता है। एक थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बोलेगा तो बोलेगा अप्लाई ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑन दिस पार्टिकल, या डायरेक्ट बहुत लूज सेंस में बोलेगा तो बोलेगा अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस पार्टिकल। दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। डायनामिक्स का मतलब होता है काउज ऑफ मोशन। तो मोशन का काउज क्या है? फोर्स है ना। फोर्स अप्लाई करोगे तो मोशन आएगा, मोशन में आएगा बॉडी। ट्रांसलेशनल मोशन का काउज फोर्स होता है, और रोटेशनल मोशन का काउज आगे पढ़ेंगे टॉर्क होता है। तो सबका एक ही मीनिंग, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स बोले या अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ बोले, दोनों एक ही बात। अब ये काम एक पार्टिकल के लिए करना है, तो उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर उस पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स। इसको लैंग्वेज में बात करोगे
तो लैंग्वेज में बात करोगे तो ये लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of particle will be equal to resultant force on the particle. Resultant force on the particle. इस इक्वेशन को यदि लैंग्वेज में लिखना है तो ये थोड़ा बेसिक बात है। देखो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो या अगला जो चैप्टर टोटली 11 है, कुछ ग्रेजुएशन लाइक नहीं है यहाँ पर, समझो ये 11 का टॉपिक सब हम लोग पढ़ रहे हैं। और अच्छा बात है, कम से लॉकडाउन में 11 12 ठीक से नहीं पढ़ो तो ये सेमेस्टर 1 में और 2 में 11 12 का कुछ रिपीट किया है, और वो अच्छा बात है फ्यूचर का फिजिक्स के लिए। प्योर 11 12 का टीचर लोग इतना ये भी चीज को सही से नहीं आपको बताता है। हम वही चीज पढ़ा रहे हैं, 11 वाला बात सब कर रहे हैं, ये अभी सिलेबस वही है आपका। तो समझो बात को क्या सब कर रहे हैं। अब हम ये एक पार्टिकल के लिए बात किया, अब चलो समझने के लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। सिंपली डायनामिक्स लिखा, इससे अच्छा रहेगा कि ट्रांसलेशनल डायनामिक्स लिख लो। अगला चैप्टर में देखना है रोटेशनल डायनामिक्स को, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इधर हो गया, इधर मिटा दें। यस सर। एक पार्टिकल का ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। अब यही काम हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए करना है। एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम होगा तो उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ कैसा होगा। एक पार्टिकल का था तो न्यूटन सेकेंड लॉ, rate of change of linear momentum of that particle equal to resultant force on that particle। ये तो बहुत सिंपल था। एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम होगा तो ट्रांसलेशनल डायनामिक्स क्या होगा या न्यूटन सेकेंड लॉ कैसा होगा उसके लिए। तो हम लोग अपना सिंपलिसिटी के लिए दो ही पार्टिकल का सिस्टम मानते हैं, दो पार्टिकल का सिस्टम। Let we have a system of two particles. Let we have a system of two particles only. टू पार्टिकल ओनली। और ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है ये कोऑर्डिनेट, लेकिन सिस्टम से, लेकिन मोशन उसन को डिस्क्राइब करो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना ज्यादा बेहतर है। एक पार्टिकल जिसका मास m1, एक और पार्टिकल लिया अपने सिस्टम में जिसका मास m2। ये दो पार्टिकल का वो सिस्टम है आपके पास, सिस्टम। अब इससे बाहर कोई तीसरा पार्टिकल है m3, वो सिस्टम का पार्टिकल नहीं होगा, वो एक्सटर्नल पार्टिकल कहलाएगा। अब क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। m1 पर बाहर से एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, सपोज करो F1। यहां पर F1 इज resultant external force। F1 is resultant external force on M1। resultant external force मतलब बाहर से बहुत सारे फोर्सेज लग रहा होगा, उस सब का रिजल्टेंट है ये। मान लो हम भी लगा रहे हैं M1 पर, आप भी लगा रहे हो,
हम सब तो सिस्टम का, हम दोनों कोई सिस्टम का पार्टिकल तो नहीं है, सिस्टम के बाहर का ऑब्जेक्ट है हम लोग। तो हम लोग जो फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा सिस्टम के लिए। हम दोनों आदमी के फोर्सेज का ये रिजल्टेंट है। ऐसा मत समझना कि बाहर से एक गो फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेज लग रहा होगा, सबका ये रिजल्टेंट है। और एक फोर्स M1 पर M2 भी लगा रहा होगा, M1 पर M2 भी एक फोर्स लगा रहा होगा, इसको F12 लिखो। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये पढ़े होगे ना 9th लेवल में भी, दो पार्टिकल है M1 M2 मास का, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, ये इंटरनल फोर्स कहलाएगा ये। तो एक फोर्स और M1 पर लग रहा है, इसको F12 से डिनोट कर रहे हैं। ये कौन लगा रहा है? ये है फोर्स ऑन M1 बाय M2। इस सिंबल का मीनिंग समझना, फोर्स ऑन M1 बाय M2, और ये इंटरनल फोर्स कहलाएगा आपके सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम का कोई पार्टिकल लगाया है। M2 भी सिस्टम का कोई पार्टिकल था, वो लगाया M1 पर, तो सिस्टम के ही अंदर का कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर लगा रहा है, तो वो इंटरनल फोर्स कहलाता है सिस्टम के लिए। एंड इट इज इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। इट इज इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। तो M1 पर दो गो फोर्स लगा। सिमिलरली यही बात अब M2 के लिए करो। M2 पर भी बाहर से लग रहा होगा एक रिजल्टेंट फोर्स, उसको मान लो F2। यही दो बात M2 के लिए। F2 is the resultant external force, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। और एक M1 भी लगा रहा होगा M2 पर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को मत भूलोगे, M1 M2 भी एक दूसरे पर लगाता है। तो ये इस पर लगाया, इस फोर्स को डिनोट करे F21 से, वेक्टर से। और एक फोर्स M2 पर F21, ये हुआ फोर्स ऑन M2 बाय M1, और ये भी इंटरनल फोर्स, इसको इंटरनल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि सिस्टम का ही कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर लगाया है। इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। ये हम लोग एज्यूम किए, एक तो दो पार्टिकल का सिस्टम एज्यूम किया, और उस पार्टिकल पर कौन कौन फोर्सेज एक्सपेक्ट किए आप, तो बाहर से एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा था, अंदरों का पार्टिकल भी लगा रहा था उस पर। उतारिए पहले इसको। हो गया? यस सर। हो गया ना सबको? यस सर। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, हमको पूरे सिस्टम पर का न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, पूरे सिस्टम पर। उसके लिए सबसे पहले उस दोनों पार्टिकल पर इंडिविजुअली न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। पहले उस दोनों पार्टिकल पर चलो इंडिविजुअली सेकेंड लॉ अप्लाई करने। तो सेकेंड लॉ ऑन M1 ऐसे बोलो, या क्या बोलोगे, या बोलोगे ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ M1।
ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ M1, ऐसे भी बोल सकते हो, या अपना इंडियन लैंग्वेज में सेकेंड लॉ ऑन M1। तो अभी अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि कोई एक पार्टिकल पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना, तो उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर उस पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज यानी M1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज dp1/dt बराबर M1 पर का रिजल्टेंट फोर्स। तो M1 पर दो गो फोर्स लग रहा है, एक F1 और एक F12। तो रिजल्टेंट का मतलब सभी फोर्स को ऐड करना, यही तो था। कोई एक पार्टिकल का ट्रांसलेशनल डायनामिक्स यही बोले थे ना। यस सर। जिस पार्टिकल का ट्रांसलेशनल डायनामिक्स उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर उस पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स। अब यही बात हम लोग M2 के लिए करें। ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ M2, तो M2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर M2 पर का रिजल्टेंट फोर्स। ये इंडिविजुअली किया दोनों पार्टिकल पर। अब चलो पूरे सिस्टम का ट्रांसलेशनल डायनामिक्स देखने। ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ होल सिस्टम तो क्या करोगे, सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम करोगे ना। जिसका ट्रांसलेशनल डायनामिक्स उसी का लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ना। M1 का कर रहे थे तो M1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किया। अभी सिस्टम का कर रहे हो तो सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसका, सिस्टम का। और सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को इस तरह से लिखते हो आप, P सिस्टम ऐसे डिनोट करते हो। लेकिन आप ये पता है आपको कि सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, सिस्टम का होल सिस्टम का मोमेंटम उस सभी पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम के बराबर होता है। अभी अभी स्टार्टिंग में जब आया हम लोग तो ये कंसेप्ट बताया था ना कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो सभी पार्टिकल के मोमेंटम का सम। क्या ये कंसेप्ट कर चुके ना हम लोग? यस सर। हाँ, जब भी सिस्टम का मोमेंटम पूछे तो सभी पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड कर दो, या सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम खाली बोल दो। तो P सिस्टम की जगह हम पुट करेंगे P1 प्लस P2। ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू P1 प्लस P2। फिर ये डिफरेंशिएशन दोनों में अलग अलग करोगे तो dP1/dt प्लस dP2/dt और यहां देखिए dP1/dt इतना है निकला हुआ, dP2/dt इतना निकला हुआ है,
ये दोनों को चलो वहां पर सब्स्टिट्यूट करने। यहां पर जब इंडिविजुअल पार्टिकल पर आप डायनामिक्स अप्लाई किया था तो dp1/dt f1 प्लस f12, dp2/dt f2 प्लस f21, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ये तो टी सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू dp1/dt, या dp1/dt की जगह कितना f1 प्लस f12, और dp2/dt की जगह कितना f2 प्लस f21। ठीक है, ये हुआ सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन एक बात सुनो, ये जो दोनों फोर्सेज है ना, ये F12 और F21, इस फोर्सेज में कुछ रिलेशन है। ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है इसका। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर है। जब दो पार्टिकल को कुछ दूरी पर रखा तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। m1 m2 पर लगाएगा अपने तरफ, जिसको F21 लिखा, और m2 m1 पर लगाएगा, जिसको F12 लिखा। इस दोनों फोर्स का क्या प्रॉपर्टी, इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड से मॉडुलस, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है तो मॉड लगा देते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट, ये प्रॉपर्टी है इस फोर्स का कि मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट। खुद देखो ना, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, अब मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो जब कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वेक्टर का एक कंसेप्ट है कि आप किसी भी एक वेक्टर को दूसरे के निगेटिव के बराबर लिख लेना। मतलब ये दोनों बात को अलग अलग नहीं लिखना चाहते हो, एक गो सेंटेंस में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ये वेक्टर का कंसेप्ट है कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट, तो कोई भी एक वेक्टर को दूसरे के निगेटिव के बराबर लिखा जा सकता है। F12 को F12 इक्वल टू निगेटिव ऑफ F21, या F21 इक्वल टू निगेटिव ऑफ F12, इसको अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। ये सब वेक्टर का प्रॉपर्टी है। यानी जहां F12 है वहां माइनस F21 डाल दो तो फिर वो दोनों कट जाएगा, ये प्लस F21 और ये माइनस F21, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल। F12 की जगह माइनस F21 लिख देंगे ना। कैंसिल हो जाएगा। यानी लास्टली हमको सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आ रहा है वो सिंपली F1 प्लस F2 के बराबर आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू F1 प्लस F2
F1 भी एक्सटर्नल फोर्स और F2 भी एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों का रिजल्टेंट, इसलिए आप इसको शॉर्टली क्या बोल सकते हो, इसको बोलोगे शॉर्टली दैट इज dp सिस्टम बाय dt। सिस्टम के मोमेंटम को कैपिटल P से डिनोट करो। इसको डायरेक्ट आप बोल दो ना, ये F1 प्लस F2 को F रिजल्टेंट एक्सटर्नल, ये नोटेशन देखो, ऊपर पर EXT लगाया सिंबल के ऊपर पर और नीचे RES लगाया। RES मतलब रिजल्टेंट, EXT मतलब एक्सटर्नल, यानी रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, सिस्टम को सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम बोल सकते हो, P सिस्टम बराबर P सेंटर ऑफ मास। तो कभी कभी इसी रिजल्ट को इधर लिख लिए। Yes, sir. चूंकि P सिस्टम बराबर होता है P सेंटर ऑफ मास का, इस रिजल्ट को आप dP सेंटर ऑफ मास बाय dt बराबर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इसको चाहे इसको ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल या ट्रांसलेशनल डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी या न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास। अब ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम लोग को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन में पढ़ना नहीं होता है, पूछता ही नहीं है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेजुएशन है जनरली, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारा फिजिकल सिचुएशन इस कंसेप्ट से बनता है, इस रिजल्ट से। एक यहां पर जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड डिस्क्राइब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, अब वो काम करने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है वो। यदि ये रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इफ की बात कर रहे हैं, मान लो ये सभी फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स को ऐड किया तो वो जीरो आ गया। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, लग रहा हो, लेकिन उस सबका रिजल्टेंट जीरो हो। इफ resultant external force on system will be zero, जब ये जीरो हो जाएगा इस तो क्या होगा, इसका मतलब तो जब ये एक्सटर्नल रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, इसका मतलब ये जीरो हुआ, dP सिस्टम बाय dt जीरो। अरे कभी P सिस्टम लिख देंगे तो कभी P सेंटर ऑफ मास लिख देंगे, सेम बात है दोनों। ये जीरो, अब बताओ किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो, दैट इज वो चीज कांस्टेंट।
इट मीन्स दैट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट ये कांस्टेंट का क्या मतलब, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दैट इज P1 PI बराबर PF। इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑफ सिस्टम, एक पार्टिकल का नहीं, ये सिस्टम का, कम से कम 2 पार्टिकल का सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम तब बोलेंगे जब 2 पार्टिकल, एटलीस्ट 2 पार्टिकल हो। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी कंजर्व होगा। जो इनिशियल था वो फाइनल होगा। अब एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको। मान लो एक गैसियस सिस्टम है, सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, तो और सिलेंडर रेस्ट में है, होल सिस्टम आपका रेस्ट में है। होल सिस्टम रेस्ट में है यानी उसका लीनियर मोमेंटम 0 है। कब तक 0 रहेगा लीनियर मोमेंटम? जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगावे सिलेंडर पर, तब तक उसका लीनियर मोमेंटम 0 रहेगा सिलेंडर का। बाहर से फोर्स लगाओगे तो फिर लीनियर मोमेंटम से 0 नहीं रहेगा, चेंज कर जाएगा। यही तो कंसेप्ट आ रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा। जो इनिशियल है वही फाइनल रहेगा। सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को ओनली एक्सटर्नल फोर्स चेंज करेगा, इंटरनल फोर्स चेंज नहीं करेगा। अब कहोगे गैसियस मोलेक्यूल है, तो गैसियस मोलेक्यूल तो सिलेंडर के दीवार पर फोर्स लगा ही रहा होगा ना, अंदर में मोलेक्यूल टकरा रहा होगा, मोलेक्यूल वांडरिंग कर रहा होता है कंटेनर के अंदर, सिलेंडर के अंदर। पढ़ेंगे हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में। मोलेक्यूल एक दूसरे से भी टकराता है, सिलेंडर के दीवार से भी टकराता है, कोलिजन वाला फोर्स एक्ट करेगा। वो इंटरनल फोर्स हुआ आपके सिस्टम के लिए, उसके चलते सिलेंडर में मोमेंटम नहीं आ जाता है। यानी इंटरनल फोर्स के चलते सिस्टम का मोमेंटम में चेंजिंग नहीं होता है। सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स ओनली चेंज करेगा। ठीक है। yes, बहुत एग्जाम्पल है, चूंकि अब इससे तो ज्यादा ग्रेजुएशन में जितना बता रहे, इससे ज्यादा तो 11 वाले बैच में बताते हैं इसका। वो लोग को तो न्यूमेरिकलो पढ़ना रहता है, तो एप्लीकेशन करके दिखाते हैं इस कंसेप्ट का। कोलिजन एक चैप्टर है, वो तो है ही नहीं हम लोग का, कि मान लो एक बॉल को दीवार पर प्रोजेक्ट किया तो बॉल का मोमेंटम तो चेंज किया, लेकिन यहाँ दीवार और बॉल मिला के एगो सिस्टम हुआ, पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन होल सिस्टम का मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं। ये कंसेप्ट यूज करके बहुत सारा बात होता है, बहुत सारा सिचुएशन हैंडल होता है। ये एक्सटर्नल फोर्स 0 होने से सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये उतार लिए हो पहले, बताओ उतार लिए हो यस ना? सर। ठीक है, yes, sir. अब सुनो। सर हल्का थोड़ा आवाज कट रही है। क्या? सर एक बार थोड़ा आवाज कट कट कर रहा है। फिर बोलिए, अब बोलिए।
नहीं सर, एक एक बार थोड़ा आवाज कट रहा था। ओ, आपके तरफ से कट रहा होगा, तब मेरे तरफ से कट रहा है। नो सर। तो इस सब का बहुत एप्लीकेशन है फ्यूचर में। अभी तो अपना सिलेबस इतना भास्ट है, 3-3 साल का, तो मिनिमम अपने सिलेबस के ही अंदर रहो। चले तो बढ़े हम लोग। यही था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इस चैप्टर में यही सब बात सब जानना था। न्यूटन्स लॉ, न्यूटोनियन डायनामिक्स था ये, ट्रांसलेशनल डायनामिक्स। क्या था चैप्टर का नाम, क्या था इस चैप्टर का? सिलेबस में इस चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है? चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर रोटेशनल डायनामिक्स। ये सेकेंड चैप्टर है। देखो पिछले चैप्टर में मेनली क्या किया, सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया। पहले तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब को डिस्कस किया। कंसेप्ट ऑफ रिफरेंस फ्रेम, टाइप्स ऑफ रिफरेंस फ्रेम, तो ये तो रिलेटिविटी में बहुत अच्छा से पढ़े हो इसको आप, इसलिए इसको छोड़ दिए थे यहाँ। एंड रिकैपिचुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर लीनियर मोमेंटम, सॉरी सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो लास्ट में किया, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये थोड़ा ठीक से देखोगे। और कहां से स्टार्टिंग करना है इसका सॉल्यूशन में, पहले एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम की बात करना, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम की बात करना, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम। अब वो आया dp सिस्टम बाय dt बराबर f एक्सटर्नल। और यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी पी बराबर pf। एक बार अपने से नोट्स देखिएगा तो आइडिया आ जाएगा क्या क्या किए हम लोग। अब चलो ये देखो रोटेशनल डायनामिक्स। है तो इसके भी अंदर स्टार्टिंग में सर्कुलर मोशन सबका कुछ कंसेप्ट होना जरूरी है इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए, सर्कुलर मोशन का कुछ कंसेप्ट। तो हम थोड़ा सर्कुलर मोशन का कुछ कंसेप्ट यहाँ रिकैप करेंगे पहले। इसको पढ़ने के लिए जो बात सब, सर्कुलर मोशन में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता है, एक एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होता है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन होता है। जैसे लीनियर मोशन में, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ही मत समझो, कर्वडो पाथ पर मूव करेगा तो लीनियर मोशन। टेंजेंट के डायरेक्शन में, देखिए कर्व्ड पाथ पर मूव करेगा तो इस डायरेक्शन के मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन के मोशन को। जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते थे डेल्टा एक्स, लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर एक्सेलरेशन a। सिमिलरली यही क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंगुलर टर्म्स में भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब हुआ लीनियर। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हो, एक्स डायरेक्शन का मोशन को। और यदि स्पेस में मूव कर रहा होगा तब तो वेक्टर से, डेल्टा आर वेक्टर,
ध्यान देना, इस सब बात क्या कर रहे हैं हम। ये हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से डिनोट करना, यानी x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली एक्स एक्सिस की तरफ का वेलोसिटी को vx, एक्सेलरेशन को सब लीनियर वेलोसिटी या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी बोल सकते हो इसको। लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर एक्सेलरेशन। तो जब कोई कर्व के लॉन्ग कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसमें एक लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, ये तीनों डिपेंड होता है। और जब कोई कर्व के लॉन्ग मूव करेगा तो एगो और वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिपेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर। किसी भी कर्व के लॉन्ग कोई पार्टिकल मोशन में है तो दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिपेंड होता है, एक लीनियर, एक एंगुलर। ये मत समझना लीनियर वाले में कि स्ट्रेट लाइन पाथ हो, नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ही ये वैलिड है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कर्व्ड पाथ के लॉन्ग चलेगा तो एक एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, ये एक्स एक्सिस की तरफ वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाई एक्सिस की तरफ। तो ऐसा नहीं कि कर्व्ड पाथ पर चलेगा तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं होगा, होगा। एक एक्स्ट्रा उसमें एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी डिफाइन हो जाता है। तो कर्व्ड पाथ में हम लोग को ओनली जरूरत है सर्कुलर मोशन से, इसलिए यही कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई भी कर्व्ड पाथ के लिए होगा। हम लोग को जरूरी है ओनली सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन में ऐसे देखिए, मान लो ये सेंटर है, ये रेडियस है, कोई पार्टिकल यहां से यहां आया, सपोज करो यहां से यहां, यानी इसका जो रेडियस है वो कुछ एंगल से रोटेट किया। कितना एंगल से रोटेट किया? तो मान लो डेल्टा थीटा एंगल से। कहोगे थीटा नहीं ले सकते हैं, डेल्टा लेना जरूरी है क्या? जरूरी है डेल्टा फॉर्म में लेना। डिफरेंशियल कैलकुलस का कहना है कि थीटा सिंबल मत लो, डेल्टा लगाओ उसमें। कोई लार्ज चीज है तो डेल्टा लगाओ, स्मॉल चीज है तो डी लगाओ। ये कैलकुलस का लैंग्वेज है। ऐसे तो रफली लोग खाली थीटा भी लिख देगा, एंगल रोटेटेड बाय रेडियस इज इक्वल टू थीटा। लेकिन कैलकुलस की भाषा में बात करो तो डेल्टा लगाना है, लार्ज हो तो, स्मॉल हो तो फिर डी लगाएंगे। तो मान लो कोई पार्टिकल T1 टाइम पर यहां था, T2 टाइम पर वो यहां आ गया, इस पाथ के लॉन्ग रोटेट किया। इसी डेल्टा थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट रेडियन या डिग्री, रेडियन या डिग्री, एंगल का यूनिट रेडियन और डिग्री, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन किधर लोगे? अच्छा, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन? देखो पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब ध्यान पर रखना। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, ये सब समझिए रहे हो।
और ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर उसका डायरेक्शन किधर लोगे? तो डायरेक्शन लोगे इस सर्कल के एक्सिस के अलोंग। सर्कल का एक्सिस किसको बोलोगे? ये लाइन को, ये लाइन को सर्कल का एक्सिस। सर्कल जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन को उसका एक्सिस सेंटर से पास करे। ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो लाइन, उसको एक्सिस ऑफ सर्कल बोलते हैं। मिटाते हैं सबको। इसको रखें, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। टॉपिक थोड़ा चेंज हुआ है।